हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने विनिर्माण उद्योग चैप्टर के अंतर्गत उद्योग और बाजार के संबंध के विषय में पढ़ा था। अब हमारा अगला टॉपिक है उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, उद्योगों को मुख्यतः पांच वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। क्या है बच्चों? प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर, जैसा कि हमने आप लोगों को चैप्टर के शुरू में ही बताया था कि उद्योगों को कृषि क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि उत्पाद पर आधारित उद्योग हैं। तो कच्चे माल दो प्रकार के होते हैं, एक कृषि आधारित होता है, दूसरा खनिज आधारित यानी खनन पर आधारित जो उद्योग हैं वो खनिज आधारित। कच्चा माल क्या है? जैसे हमने आपको बताया था, सूती वस्त्र के लिए क्या है? पटसन। ऊनी वस्त्र के लिए ऊन कहाँ से बनता है? आप सभी जानते हैं, पशुओं के बालों से बनता है। पटसन उद्योग, रेशम उद्योग, रबर उद्योग, चीनी उद्योग, चाय उद्योग, कॉफ़ी उद्योग तथा वनस्पति तेल उद्योग, ये क्या है? कृषि पर आधारित उद्योग है। और यह प्रयुक्त कच्चे माल का पहला भाग है, और दूसरा भाग जो है वो है खनिज आधारित उद्योग। खनिज आधारित उद्योग में कौन कौन से आता है बच्चों? खनिजों पर जो उद्योग आधारित होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहा जाता है, जिसमें लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमीनियम उद्योग, एल्यूमीनियम से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं, लोहे से विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाई जाती हैं। आप सभी दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, छोटी से लेकर के बड़ी तक। सीमेंट उद्योग, मशीन उद्योग, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। तो ये विभिन्न प्रकार के उद्योग जो हैं ये कच्चे माल के स्रोत के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। फिर अगला हमारा दूसरा प्रकार क्या है? प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योग। तब उद्योगों में कितना माल प्रयुक्त किया जा रहा है, कितने लोगों को कार्य मिल रहा है, तो ये उद्योग किस प्रकार की भूमिका अदा कर रहे हैं। तो भूमिका पर आधारित उद्योगों के भी दो ही प्रकार हैं। पहला क्या है? आधारभूत उद्योग। आधारभूत का मतलब होता है कि जो चीज़ें उद्योगों को आधार प्रदान करती हैं उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्योंकि यह अलग से भी क्वेश्चन पूछा जाता है लघुत्तरी में कि आधारभूत उद्योग किसे कहते हैं। तो वे उद्योग बच्चों जो अपने तैयार उत्पादों की आपूर्ति दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में करते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। फिर से एक बार, वे उद्योग जो अपने तैयार उत्पादों की आपूर्ति दूसरे उद्योगों को कच्चे माल के रूप में करते हैं, आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। जैसे लौह इस्पात उद्योग, प्रगलित तांबा, प्रगलित एल्यूमीनियम
यानी गला करके जो चीज़ें बनाई जाती हैं, एल्युमिनियम को गला करके, तांबे को गला करके, ये सब उद्योगों को आधार प्रदान करने वाली चीज़ें। फिर दूसरा है उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता यानी जो लोग वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता हैं। और जो लोग वस्तुएं तैयार करते हैं उन्हें उत्पादक कहा जाता है। बच्चों, उपभोक्ता उद्योग कौन कौन सा है और उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? तो सबसे पहले उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं, इस पर हम प्रकाश डाल दे रहे हैं। वे उद्योग जो सीधे उपभोक्ताओं के प्रयोग हेतु उत्पादन किया जाता है। उपभोक्ता उद्योग किसे कहते हैं? जो सीधे उपभोक्ताओं के प्रयोग के लिए उत्पादन किया जाता है, उसे उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन, ये सब क्या है? उपभोक्ता उद्योग हैं, जो सीधे उपभोक्ताओं के लिए तैयार किए जाते हैं। और अगला हमारा तीसरा उद्योग का जो प्रकार है वह है पूंजी निवेश के आधार पर। तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग जो होते हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पूंजी निवेश के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। निवेश मूल्य समय के साथ बदल जाता है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए है। लघु उद्योग में 1 करोड़ रुपए। फिर से लघु और कुटीर उद्योग और बृहद उद्योग भी पूछा जाता है। तो लघु उद्योग किसे कहते हैं? इन उद्योगों का अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक होता है। मतलब जो उद्योग 1 करोड़ रुपए से शुरू होता है उसे लघु उद्योग की श्रेणी में रखा जाता है। और दीर्घ उद्योग, इन उद्योगों में निवेश की सीमा 1 करोड़ से अधिक होती है। तो लघु और दीर्घ हो गया। और कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग में निवेश की सीमा जो होती है वह 50,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है। और यह जो है कुटीर उद्योग एक परिवार या एक व्यक्ति द्वारा शुरू किया जा सकता है। और इस प्रकार पूंजी निवेश के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के लघु और बृहद उद्योग हैं। इसके अतिरिक्त तीसरा जो है वो है कुटीर उद्योग, जो एक कमरे में एक परिवार के द्वारा या एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है, उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। वैसे मुख्यतः 2 ही माना जाता है, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग। परंतु प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट अर्थव्यवस्था में कुटीर उद्योग का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अगला है हमारा स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व यानी अधिकार। अधिकार के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, पब्लिक सेक्टर, इंग्लिश में इसको
पब्लिक सेक्टर कहते हैं बच्चों। तो इस श्रेणी में, इस क्षेत्र में वे उद्योग जिनका संचालन, वे उद्योग आते हैं जिनका संचालन व स्वामित्व सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन कौन से उद्योग आते हैं बच्चों? सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर में वे उद्योग आते हैं जिनका संचालन व स्वामित्व सरकारी एजेंसियों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आदि। तो इनके शॉर्टकट नेम है। इसकी ब्रांच आपके बनारस में भी है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की, जिसे भेल के नाम से शॉर्टकट में भेल कहा जाता है। इसी तरह अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को सेल कहा जाता है। तो ये भेल सेल जो है ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। और स्वामित्व के आधार पर दूसरा जो उद्योगों का प्रकार है वह है निजी क्षेत्र के उद्योग। क्या है बच्चों? निजी क्षेत्र के उद्योग। पहला प्रकार क्या हुआ? सार्वजनिक क्षेत्र के, और दूसरा निजी क्षेत्र के उद्योग। तो निजी क्षेत्र में वे उद्योग जिनका संचालन व स्वामित्व किसी विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। तब किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है, उसे निजी क्षेत्र के उद्योग कहते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर। आपने बहुत सारी कंपनियों के बोर्ड देखे होंगे, प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहता है, बहुत सारे प्रोडक्ट पर लिखा रहता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या होता है? निजी क्षेत्र का उद्योग, यानी प्राइवेट उद्योग या व्यक्तिगत उद्योग। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि इसका संचालन एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। और इसके उदाहरण कौन कौन से उद्योग हैं? टिस्को और बजाज ऑटो लिमिटेड व टायर उद्योग। जैसे टिस्को क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ऑफ इंडिया, बजाज ऑटो लिमिटेड व डाबर उद्योग। और मोबाइल में जैसे रिलायंस है, ये क्या है? निजी क्षेत्र का है, एक ग्रुप का उद्योग है। तो ऐसे उद्योग जो होते हैं उसे निजी उद्योग या निजी क्षेत्र के उद्योग के नाम से जाना जाता है। अगला है संयुक्त उद्योग। तीसरा, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का तीसरा प्रकार क्या है? संयुक्त उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर वेंचर। ऐसे उद्योग जो राज्य सरकार और विशिष्ट व्यक्तियों या उनके समूह के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। यानी यह उद्योग जो होता है राज्य सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके इसको चलाते हैं, उसे संयुक्त उद्योग कहते हैं। जैसे कोई भी पूंजीपति राज्य सरकार के शेयर से जो उद्योग प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? संयुक्त उद्योग। मतलब राज्य सरकार और कोई विशिष्ट समूह इस उद्योग को संचालित करता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड आदि। ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका उदाहरण है संयुक्त उपक्रम का। अगला स्वामित्व के आधार पर जो प्रकार है वह है सहकारी उद्योग। क्या है? सहकारी उद्योग।
सहकारी उद्योग में वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जिनका स्वामित्व और संचालन कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों से होता है। इन उद्योगों में संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी समानुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र में चीनी का उद्योग, केरल में नारियल पर आधारित उद्योग आदि। ये थोड़ा कठिन शब्द है इसमें, तो इसको सरल शब्दों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम। सहकारी उद्योग किसे कहते हैं? जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों और श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। तब जो माल को उत्पादित करता है और जो उसमें श्रम लगाता है, दोनों का क्या होता है? हिस्सा होता है। और संसाधनों का कोष संयुक्त होता है, यानी कि जो पैसा लगता है, जो आय प्राप्त होती है, वह भी क्या होता है? दोनों का होता है, संयुक्त होता है। तथा हानि और लाभ का विभाजन भी समान अनुपात में उत्पादक और श्रमिक के बीच होता है। इसे सहकारी उद्योग कहते हैं। और इसका उदाहरण क्या है बच्चों? महाराष्ट्र का चीनी उद्योग और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग सहकारी उद्योग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रकार हमारा क्या है? कच्चे माल से तैयार माल की मात्रा तथा भार के आधार पर। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर उद्योग दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? भारी उद्योग और दूसरा हल्का उद्योग। तो भारी उद्योग के अंतर्गत, हैवी इंडस्ट्रीज के अंतर्गत वे उद्योग जिनमें विशाल मशीनों और भारी कच्चे माल का उपयोग भारी उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है, उसे भारी उद्योग कहते हैं। इनमें पूंजीगत उत्पाद शामिल होते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल्स और निर्माणक यंत्रक संबंधी। तो ऑटोमोबाइल्स जो है वह भारी उद्योग का उदाहरण है। और हल्का उद्योग, लाइट इंडस्ट्रीज में वे उद्योग सम्मिलित होते हैं जो हल्की उपयोगी सामग्री का उत्पादन करते हैं। हल्के उद्योग कहलाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल्स उद्योग या खिलौना उद्योग। ये क्या होते हैं? खिलौने में मोटर कार भी बनाई जाती है, हवाई जहाज भी बनाई जाती है, लेकिन ये क्या होती है बच्चों? हल्की होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक के सामान जैसे बोर्ड है, बल्ब है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? हल्की होती हैं। तो ये हल्के उद्योग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण होती हैं। और भारी उद्योग में बड़े पैमाने पर कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है, अत्यधिक पूंजी लगती है और भारी भारी चीज़ों का उत्पादन किया जाता है, जैसे मोटर वाहन उद्योग आप ले सकते हैं इसके अंतर्गत। और इसके बाद है जो हमारा अगला टॉपिक है, वह है प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योगों के प्रकार। क्या है? प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योगों के प्रकार। तो पहला है कृषि आधारित उद्योग। तो पाठ्यक्रम के अनुसार यहाँ केवल उद्योगों में प्रयोग की गई सामग्री के आधार पर उद्योगों का वर्णन हम कर रहे थे। इसके अंतर्गत जो है कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योगों का वर्णन हम करेंगे। तो कृषि आधारित उद्योग मुख्यतः
अभी हमने यहाँ पर प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर आप लोगों को बताया था कि कौन कौन से उद्योग आते हैं जो कृषि पर आधारित है। सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम, रबड़, चीनी, चाय, कॉफ़ी तथा वनस्पति तेल उद्योग। अब उस पर विस्तृत प्रकाश इस टॉपिक के अंतर्गत डाल रहे हैं। तो सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित होते हैं, जिसमें पहला है वस्त्र उद्योग। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। कितना है? 4%। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से अधिकतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इनका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण यानी 14% योगदान है और यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराता है और कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है तथा लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो जो है वस्त्र उद्योग में अभी अभी हमने देखा कि बहुत सारे लोग कार्यरत हैं, बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो औद्योगिक उत्पादन में जो है इस उद्योग का योगदान कितना है? 14% है और यह देश में एकमात्र ऐसा उद्योग है जो आत्मनिर्भर है और मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है, अर्थात कच्चे माल से लेकर उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक प्रत्येक वस्तु भारत में ही उत्पन्न की जाती है। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है कि हमारे देश में ही सभी चीज़ें, इस उद्योग में जो चीज़ें प्रयुक्त होती हैं सभी चीज़ें अपने देश में ही उपलब्ध हैं। जैसे रेशा उत्पादन, धुलाई, कताई, बुनाई, रंगाई व परिष्करण, वस्त्र निर्माण, कच्चा रेशा, सूत, फिर कपड़ा और फिर वस्त्र गारमेंट तैयार होता है। तो इस प्रकार मतलब सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार बनता है बच्चों, कैसे तैयार होता है, ये हम इस श्रृंखला में आप देखिए सूती वस्त्र उद्योग किस प्रकार तैयार होता है। सबसे पहले क्या होता है? रेशा उत्पादन किया जाता है और फिर कच्चा रेशा निकाला जाता है। फिर क्या होता है? रेशे की धुनाई और कताई की जाती है, जिससे क्या मिलता है? सूत बन जाता है, सूत तैयार हो जाता है। फिर बुनाई की जाती है और फिर उससे क्या बनता है? कपड़ा बनता है। फिर रंगाई व परिष्करण, यानी बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं, जैसे बनारसी साड़ी को आपने देखा होगा कि बुनने के बाद उसके जो धागे होते हैं उनकी कटाई की जाती है, पॉलिश की जाती है। तो इसे परिष्करण मतलब ऐसे कपड़ों को सिल्की बनाया जाता है। तो ऐसे ही सभी कपड़ों को परिष्कृत करके फिर परिष्करण के बाद क्या होता है? वस्त्र गारमेंट, यानी कपड़ा तैयार हो जाता है। फिर वस्त्र विनिर्माण और फिर उसको क्या किया जाता है? वस्त्र का पुनः निर्माण यानी सिलाई करके ड्रेस तैयार की जाती है। और इस प्रकार फिर वस्त्र गारमेंट मतलब रंगाई परिष्करण के बाद फिर वस्त्र विनिर्माण होता है, मतलब कपड़े बनाए जाते हैं तरह तरह के, जैसे सूट है, आदमियों के, औरतों के, साड़ी है और विभिन्न प्रकार के जितने भी कपड़े हम लोग पहनते हैं उसका निर्माण होता है रंगाई और परिष्करण के बाद। फिर क्या होता है? विनिर्माण करने के विनिर्माण शुरू में ही बता चुके हैं कि किसी भी वस्तु को मूल्यवान उसके रूप में परिवर्तन करके उसे अत्यधिक मूल्यवान बना देना। दूसरे शब्दों में
विनिर्माण कहलाता है। तो क्या हो गया, कपड़े का फिर विनिर्माण हो जाता है, यानी कपड़े विभिन्न आकार प्रकार के सिल दिए जाते हैं, बना दिए जाते हैं और फिर वस्त्र गारमेंट इस प्रकार तैयार हो जाता है और बाजार में फिर बिकने लगता है। और बुनाई, कताई एवं अन्य निर्माण कार्य या प्रकरण में संबंधित उद्योग का 90% भारत के विकेंद्रीकरण क्षेत्रों में है। तब सबसे बड़ा जो है उद्योग, जो कृषि आधारित उद्योग है वह क्या है, वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग पर प्रकाश डालते हैं बच्चों। भारत में सूती वस्त्र की मिल, जो पहली मिल स्थापित हुई थी वह हुई थी 1954 में। कब की गई थी सूती मिलों की स्थापना? 1954 में मुंबई में लगाया गया था। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग यानी सूती वस्त्र मिल 1854 में मुंबई में लगाया गया था और नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती मिल। तो जैसा कि हमने बताया था बच्चों कि सभी चीज़ों की गणना, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में जो आंकड़ों की गणना होती है 10 वर्षीय होती है। तो इसलिए नवंबर 2011 दिया गया है। 2011 तक सूती मिलों की संख्या कितनी थी? 1946 थी। अब 2021 में जब गणना होगी तो प्रेजेंट टाइम की संख्या फिर किताबों में आएगी। अभी 2011 की जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार ही आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो 2011 में कितनी थी? 1946 सूती मिलें स्थापित हो गई थी और 1854 में पहला सूती वस्त्र मिल स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था बच्चों? मुंबई में। और इनमें से 80% निजी क्षेत्र हैं। निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर के हैं। शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र के हैं। तो इनके अंतर्गत कई हजार छोटी इकाइयां हैं जिनमें 4 से 10 हथकरघे। तब व्यक्ति 4 या 10 हथकरघों से यानी पावरलूम से इस कार्य को शुरू कर सकता है। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है। लेकिन बुनाई हमारी क्या है? अन्य देशों की अपेक्षा कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। आप सभी ने देखा है, गांव में भी साड़ी हथकरघों द्वारा बुना जाता है और पावरलूम यानी विद्युत करघे और मिलों में जो है ये वस्त्र तैयार किए जाते हैं। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि महाराष्ट्र और गुजरात में ही सूती वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग में प्रयुक्त होने वाला कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, इसीलिए यहीं पर यानी महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग केंद्रित हैं। कपास की उपलब्धता, बाजार परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु जो कपास उत्पादन के लिए प्रमुख है, आदि कारकों के कारण स्थानीयकरण को बढ़ावा मिला। तब ये जो विभिन्न कारक हैं, इन्होंने ही मुंबई और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग को केंद्रित करने में भूमिका अदा की। बच्चों, इस उद्योग का कृषि
से निकट संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, अब देखो किनको किनको इसमें रोजगार प्राप्त हो रहा है और किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। कौन कौन इसमें रोजगार पा रहा है बच्चों? सबसे पहले कृषक, फिर कपास चुनने वालों जो कपास चुनते हैं, फिर गांठ बनाने वाले, फिर कताई करने वाले, फिर रंगाई करने वाले, फिर डिज़ाइन बनाने वाले, फिर पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। तब बहुत सारे लोगों को श्रम देने में यह उद्योग सक्षम है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मील स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कशीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। भारत जापान को सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य उत्पादक देश जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका देश हैं। तो ये देश जो हैं भारत के सूती वस्त्र का आयात करते हैं। कौन कौन से हैं बच्चों? संयुक्त राज्य अमेरिका आयात करता है भारत से सूती वस्त्र, इंग्लैंड आयात करता है, रूस आयात करता है, फ्रांस आयात करता है, पूर्वी यूरोपीय देश नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश भारत से सूती वस्त्र आयात करते हैं यानी मंगवाते हैं। तकुओं की क्षमता के रूप में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। तकुआ यानी जो कताई वाला बुनाई वो सूत बनाने वाला, ऐसे तकुआ पहले गांव में चलता था, ऐसे ऐसे घुमा करके बनाया जाता है। मशीनों द्वारा तकुए, मशीनों की तरह तकुए भी बन गए हैं, जिसे स्पिंडल्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पिंडल्स या स्पाइंडल। स्पाइंडल जो है वह अब क्या है, भारत में विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। क्षमता की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें चीन का प्रथम स्थान है। तब तकुओं की क्षमता यानी इस स्पाइंडल की क्षमता में चीन पहले स्थान पर है। भारत में इनकी संख्या वर्ष 2011-12 के अनुसार 431.3 लाख थी। 431.3 लाख। और सूती रेशे के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4, तो पूरे विश्व के सूती वस्त्र का 1/4 भाग भारत में तैयार किया जाता है। लेकिन तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में यह हिस्सा केवल 4% है। यानी सूत तैयार करने में भारत का 1/4 भाग है और बना बनाया माल तैयार करने में हिस्सेदारी केवल 4% है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रम इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं तथा अधिकतर छोटी व बिखरी हुई इकाइयाँ हैं, जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। यह इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माता यानी कपड़े के निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है, तथापि इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है।
विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। तो जो बुनाई के क्षेत्र में हम पीछे हैं, उसके लिए क्या होना चाहिए? नियमित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए और नई मशीनरी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि है। तो ये था सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन, जो कि कृषि पर आधारित उद्योग है और जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार प्राप्त है। और भारत सूती वस्त्र के अन्य जो है भारत विभिन्न देशों को सूती वस्त्र निर्यात करता है, जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। लेकिन भारत को तकुओं की क्षमता जो है भारत की विश्व में दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर क्या है बच्चों? चीन है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग जो है सूती रेशे भारत में उत्पन्न करता है, 1/4 भाग। किंतु बने बनाए माल में यानी कि परिधान में यह पीछे है, मात्र 4%। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ बिखरी हुई इकाइयाँ कार्यरत हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ कार्यरत हैं और इसके लिए नियमित विद्युत आपूर्ति और मशीनरी के नई तकनीकी का विकास करके हम वस्त्र उत्पादन को और समृद्ध कर सकते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा कृषि पर आधारित पहला उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। अब है दूसरा पटसन उद्योग। पटसन क्या है? भारत पटसन व आप लोगों ने देखा है रेशे वाली फसलें जो होती हैं उन्हें खींच करके जो रेशा निकाला जाता है उसी को पटसन कहा जाता है। तो भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया था। बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भारत है। मतलब पहले स्थान पर क्या है पटसन उद्योग में? कौन सा देश है? बांग्लादेश पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। और 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। इसीलिए बांग्लादेश पहले स्थान पर हो गया पटसन उद्योग में और भारत दूसरे स्थान पर, क्योंकि मिलें यहीं हैं। कच्चा माल जो है वो बांग्लादेश से आता है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने का कारण क्या है कि पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है, सस्ता जल परिवहन है, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल है, कच्चे माल का मीलों तक ले जाने में सहायक होना है, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल की आवश्यकता होती है, जो कि हुगली नदी के आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाता है। पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार व उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक भी उपलब्ध हो जाता है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के निर्यात के लिए पत्तन की सुविधा प्रदान करना आदि पटसन उद्योग कलकत्ता में विकसित होने का प्रमुख कारण है। इस उद्योग से अन्य उद्योग जो है अन्य लोग अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। पटसन उद्योग प्रत्यक्ष रूप से लाखों श्रमिकों और जूट
मेस्टा की खेती करने वाले अन्य छोटे सीमांत कृषकों को रोजगार मुहैया कराता है। यद्यपि पटसन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसकी घरेलू मांग बढ़ी है, लेकिन मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता की आवश्यकता है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय पटसन नीति अपनाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य पटसन के उत्पादन को बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, पटसन उत्पादन किसानों को अच्छा मूल्य दिलाना तथा प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाना था। पटसन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया हैं। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन, जैव निम्नीकरण पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादन के लिए अवसर प्रदान कर दिया है। तो जूट और पटसन उत्पादन को बढ़ावा देने का कार्य हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार कर रही है। अगला है जो कृषि पर आधारित उद्योग है, वह है चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। चीनी उत्पादन में दूसरा और गुड़ खांडसारी के उत्पादन में पहला। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी उद्योग की आदर्श स्थिति क्या होनी चाहिए कि ये वर्तमान में देश में 700 से अधिक चीनी मिलें हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। और चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। मतलब चीनी उत्पादन में पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार है। यह उद्योग मौसमी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। हम सभी जो है गांव से बिलोंग करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि यह क्या है, मौसमी है, जाड़े में होता है। यह उद्योग मौसमी है। पिछले कुछ वर्षों से इसमें इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में बढ़ी है, जिसमें कौन सा है, महाराष्ट्र। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज, जिस गन्ने में सुक्रोज की मात्रा अधिक होती है उसमें चीनी अधिक बनता है। अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल कार्य कर रही हैं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं, क्या क्या है जो इस उद्योग को पीछे करने में कौन कौन सी समस्या है, कौन कौन सी चुनौतियां हैं बच्चों। तो ये है उद्योग का अल्पकालीन होना। तो आपने भी देखा है जनवरी या अक्सर अक्टूबर से चीनी मिलें खुल जाती हैं और मार्च तक, अधिकतम अप्रैल तक खुली रहती हैं। तो ये मौसमी है। पहली समस्या ये है, अल्पकालीन काम होता है। फिर पुरानी व अक्षम तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है और परिवहन अक्षमता से गन्ने का समय पर कारखानों में न पहुंच पाना। तब गन्ने कारखानों में समय से नहीं पहुंच पाते हैं और खोई का अधिकतम इस्तेमाल न कर पाना। जो गन्ने का कच्चा माल के रूप में खोई निकलता है, उसका हम उचित इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका भी किसानों को उचित दाम नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार आपने कृषि आधारित उद्योगों के विषय में पढ़ा, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग पर हमने प्रकाश डाला। बच्चों, बहुत सारे उद्योग हैं जो कृषि पर आधारित हैं। ये मुख्य उद्योगों में आते हैं, इसलिए इस पर प्रकाश डाला गया है। अभी चाय उद्योग, काफ़ी उद्योग, रबर उद्योग, ये सब क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग हैं। और इसमें कृषि आधारित उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजगार प्राप्त है और हमारे देश के विकास में भी कृषि आधारित उद्योग बहुत सहायक हैं।
अगला है खनिज आधारित उद्योग। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद बच्चों।